इलर्स फॉर्म में क्या होता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमको गिवन है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो इलर ने बताया कि भाई जो पोलर फॉर्म तुम लिखते हो, पोलर फॉर्म क्या होती है यहाँ लिख देता हूँ मैं। पोलर फॉर्म होती है z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो उन्होंने एक शॉर्टकट बताया कि इतनी बड़ी वैल्यू नहीं हमको रखनी है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के लिए उन्होंने एक शॉर्टकट बना दिया कि उसको हम और छोटा लिखेंगे और उसको बोलेंगे ई टू द पावर आई थीटा। तो वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो उन्होंने इलर्स जो है उन्होंने क्या बताया कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम लिखेंगे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और अगर ई की पावर आई थीटा थीटा प्लस का है तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और अगर थीटा मैं माइनस का रख दूँ, थीटा की जगह माइनस कर दूं, तो ई की पावर माइनस आई थीटा क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस आई साइन ऑफ माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ई की पावर माइनस आई थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो ये दो हमको ध्यान रखने हैं, शॉर्टकट हो जाएंगे कि अगर हमें कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखना है तो इसको हम ई टू द पावर आई थीटा लिखेंगे। ठीक है। अब जैसे पोलर फॉर्म को अगर हमें लिखना है, पोलर फॉर्म को अगर हमें लिखना है पोलर फॉर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो अब हम पोलर फॉर्म को कैसे लिखेंगे, आर ई टू द पावर आई थीटा, आर ई टू द पावर आई थीटा। बात क्लियर हो रही है। z इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ई टू द पावर आई थीटा। अब पोलर फॉर्म को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके। तो अब जरा यहाँ से दो रिलेशन और बनाते हैं कि अगर इलर्स ने बताया ये है तो इनसे क्या, इलर्स जो है वो मैथमेटिशियन थे जिन्होंने आयोटा को इवेंट किया हुआ था, तो वही है ये ई टू द पावर आई थीटा के नाम से। अब यहाँ पर क्या है कि अगर हमारे पास ई टू द पावर आई थीटा, ई के बारे में सभी को पता है कि ई एक इरेशनल नंबर होता है जिसकी वैल्यू 2.7 समथिंग होती है। ये वही ई है। ई टू द पावर एक्स जो होता है उसके बारे में बात कर चुके हैं। ई टू द पावर एक्स ये कौन सी फॉर्म होती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। ई टू द पावर एक्स दुनिया का एक ऐसा नंबर होता है जो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। एक बार जेई में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एक ऐसा फंक्शन बताइए या एक ऐसा फंक्शन लेट करिए जो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। वो ना तो जीरो होता है और ना नेगेटिव होता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन दुनिया का एक ऐसा फंक्शन है जो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। उसका ग्राफ जीरो से जाता ही नहीं है, जीरो के ऊपर ही रहता है। इस टाइप से ई की पावर एक्स का ग्राफ आता है। अभी जब हम ग्राफ सारे पढ़ेंगे तब हमको आइडिया होगा। और वैसे भी तुम चाहो तो इसको सॉल्व तो कर ही सकते हो। y इक्वल टू ई टू द पावर x ले लो, x की वैल्यू रखते जाओ, 2.7 की पावर 0 होगी तो 1 आएगा, यहाँ पर 0 होने पे 1 आएगा और फिर बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, बहुत तेज़ी से भागता है ई टू द पावर x। निगेटिव वैल्यू रखोगे तो ई टू द पावर -1 होगा, तो ई टू द पावर -1 का मतलब 1/2.7। लेकिन ये 0 तो नहीं होगा, ये कम होता जाएगा कम होता जाएगा कम होता जाएगा और एकदम इन्फिनिटी माइनस के यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। x की वैल्यू जब माइनस के रखते जाएंगे तो ये लगभग 0 होता जाएगा, 0 की तरफ जाता जाएगा। ठीक है, खैर ये हमारा अभी टॉपिक नहीं है, ये तो अभी मैंने केवल एक आइडिया दे दिया आपको कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। अभी जो हमारा रिजल्ट बनाना है हमको और जो इस पे बेस जेई ने क्वेश्चन पूछा हुआ है उसके बारे में बात करनी है हमको। तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इससे एक रिजल्ट बनाएंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ई टू द पावर आई थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा इक्वल टू 2 कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा का रिजल्ट क्या बन जाएगा, ई टू द पावर आई थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। तो ये हमारा बन जाएगा एक रिजल्ट। कॉस थीटा का एक नया फार्मूला एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बन जाएगा। तो हमें ये दोनों ध्यान रखने हैं। ई टू द पावर आई थीटा जब अगर हमें ध्यान रहता है इलर्स फॉर्म, तो फिर ई टू द पावर माइनस आई तो अपने आप आ ही जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इलर्स फॉर्म में हमको
ई से याद रखना पड़ेगा। अब जरा देखते हैं, यहाँ पर हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो एक कॉस थीटा का रिजल्ट बन गया। ये हमें ध्यान रखना है कि कॉस थीटा जो है वो ई टू द पावर आई थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i होता है। इसी को अगर हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या रिजल्ट बन जाएगा, देखते हैं। सब्सट्रैक्ट्स, अगर हमने 1/z सेकेंड को सब्सट्रैक्ट कर दिया तो क्या बन जाएगा, ई टू द पावर आई थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आई थीटा, और ये क्या हो जाएगा 2i साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा का जो रिज़ल्ट है वो क्या बन जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू ई टू द पावर आई थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i हो जाएगा, 2i। तो ये साइन थीटा का रिज़ल्ट भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्मूले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये जो है ई टू द पावर आई थीटा, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यही दोनों होने वाले हैं। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं और फिर जेई के कुछ और क्वेश्चन करते हैं। हेलो सर। हेलो हाँ बेटा बोलो। सर, इसको रैशनलाइज नहीं करना पड़ेगा? कर सकते हैं, कर सकते हैं, आई से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करके कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अभी हम यहीं तक कर रहे हैं, हमें याद रखने में आसानी होगी, नहीं तो फिर फार्मूला याद होने में तकलीफ हो जाएगी। एक में क्या होता है कि प्लस होता है, एक में माइनस होता है, एक में 2 होता है और एक में 2i होता है। कर सकते हैं रैशनलाइज, आई को अकेला नहीं छोड़ते। तो जब हम क्वेश्चन में करेंगे तब कर लेंगे, ठीक है। अब जरा एक क्वेश्चन जेई के प्रीवियस ईयर का एडवांस का क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। इसी से रिलेटेड था क्वेश्चन, और वो क्या था क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन है हमारा, इफ़ z इक्वल टू, कुछ लॉग की प्रॉपर्टी भी यूज़ होगी जिसको मैं अभी याद दिला दूंगा अगर कई लोगों ने लॉग नहीं पढ़ा है तो। z इक्वल टू आई टाइम्स लॉग ऑफ 2 माइनस रूट 3, देन कॉस z इक्वल टू, पूछा गया था कॉस z की वैल्यू क्या होगी। और ए ऑप्शन में है i, बी ऑप्शन में है 2i, सी में है 1 और डी में है 2। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, जेई एडवांस का है। मेंस में नहीं आया अभी ये, जेई एडवांस में आया वो क्वेश्चन। कैसे करेंगे, कौन बताएगा, कुछ सोच सकते हो इसके बारे में तो सोचो, नहीं तो फिर मैं तो बताता ही हूँ। अभी 1 मिनट का टाइम है, कोई अगर एक्सप्लेन करना चाहे कि हमें कैसे करना चाहिए। कॉस जेड हमारे पास निकालना है और कॉस जेड का हमारे पास फार्मूला भी है, बस कैसे स्टार्ट करेंगे वो समझ में आना चाहिए। है किसी को कोई आइडिया, कोई समझ पा रहा क्या करना चाहिए? नहीं? यस बताइए। सर, आई को 2 माइनस रूट 3 का पावर बना देंगे। ओके, फिर और ये लॉग का फंक्शन है, उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो आ जाएगा। ओके, कर दो कर दो, करो करो, देखो देखो बाकी लोगों को मैं याद दिला देता हूँ, लेकिन अगर नहीं पढ़ा हुआ एक्सपोनेंशियल और लॉग फंक्शन के बारे में तो एक बार उनको याद दिला देता हूँ मैं। कुछ इस तरीके से मैं फॉर्मूले यूज़ करने वाला हूँ। एक लॉग x बेस में e इक्वल टू वाई अगर गिवन है, तो अगर लॉग यहाँ से हटेगा तो x इक्वल टू ई टू द पावर y हो जाएगा। अगर ये गिवन है, इफ़ दिस इक्वल टू गिवन, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग हटता है तो एक्सपोनेंशियल में चला जाता है e टू द पावर में। अगर ये गिवन है तो इससे ये लिख सकते हैं, और अगर ये गिवन है तो इससे ये लिख सकते हैं। ये लॉग की एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं लॉग फॉर्म और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
लॉग से एक्सपोनेंशियल में चेंज हो जाता है और एक्सपोनेंशियल से लॉग में चेंज हो जाता है। तो एक तो हमको ये आइडिया होना चाहिए। दूसरा क्या आइडिया होना चाहिए वो भी देख लेते हैं। दूसरा क्या आइडिया होगा, e टू द पावर अगर log x है, e टू द पावर log x है, बेस में e है, तो बताओ किसी को आइडिया है ये क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है? अगर e टू द पावर में पूरा log है और बेस में e है तो क्या होगी वैल्यू इसकी? log x नहीं, गड़बड़ है। नहीं सिर्फ x हाँ, ओनली x होगी। ये भी एक log की प्रॉपर्टी है। इन दोनों का यूज़ अभी हम करने वाले हैं, तो ये दोनों प्रॉपर्टी हम साथ में वहीं पर लिख लेते हैं कि ये दो प्रॉपर्टी हैं हमारे पास। e टू द पावर log x जो होता है वो log e टू द पावर log, अगर ये e यहाँ पर है और e यहाँ पर है, दोनों सेम है, तो e और log ये सब गायब हो जाएंगे, सिर्फ x बचेगा। हाँ ओके, बाकी लोगों ने सही आंसर दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पर a होता, मान लिया e नहीं होता, a होता, a टू द पावर log, यहाँ x होता और यहाँ भी a होता, तो भी ये वैल्यू क्या हो जाती है x। मतलब कंडीशन क्या है कि ये जो पावर में log के साथ बेस में और ये जो है ये दोनों सेम होने चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि ये दोनों सेम होने चाहिए। अच्छा, अगर हम कॉमन सेंस लगाएं, चलो मैं इसको बता देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा फंसोगे इसमें, इसको बता देता हूँ। अच्छा, अगर हम कॉमन सेंस लगाएं कि cos z है, तो cos z cos थीटा के बारे में तो हमने पढ़ा हुआ है कि cos थीटा की रेंज वगैरह क्या होती है। क्या होती है cos थीटा की रेंज? अरे -1 to 1 होती है cos थीटा, -1 से 1 के मिड में लाई करता है cos थीटा। तो क्या इसका आंसर क्या नहीं हो सकता है? इसका आंसर क्या नहीं हो सकता बताओ? अगर कॉमन सेंस लगाएं कि cos थीटा जो है वो -1 से 1 के मिड में होता है, तो इसका आंसर क्या नहीं होना चाहिए? a b और d नहीं होना चाहिए। हाँ, वो तो रियल i और 2i भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस तरीके से हम देख सकते हैं। और उसके बाद जो डी ऑप्शन है वो तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चलो एक बार हम मान भी लेते हैं कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जो है कुछ आई का टर्म हो सकता है, मे भी आ जाए। तो जो रियल की कहानी है ना, वो इसमें बिल्कुल फॉलो ही नहीं करती। इस बात का ध्यान रखेंगे। रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। रियल में जो cos थीटा था वो यहाँ पे cos z होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और अभी हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो जो हमें नहीं लग रहा वही इसका आंसर आने वाला है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है cos थीटा की वैल्यू, लेकिन वो रियल नंबर के लिए होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ भी पॉसिबल है, तो इसलिए यहाँ पर कोई अगर कॉमन सेंस लगाएगा और आंसर बताएगा तो भी उसका गलत होना है, ठीक है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, थोड़ा सही करके हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो कैसे करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि cos z का फॉर्मूला क्या होता है। cos z इक्वल टू होता है e टू द पावर आई जेड माइनस ई टू द पावर माइनस आई जेड अपॉन 2। ये फॉर्मूला होता है cos थीटा का, यही यूज़ करेंगे। तो हमें e टू द पावर आई जेड की ज़रूरत है और e टू द पावर माइनस आई जेड की ज़रूरत है। तो एक काम करते हैं, e टू द पावर पहले आई, अच्छा ओके प्लस होगा यहाँ पे। e टू द पावर आई जेड की वैल्यू जरा हम निकालते हैं। e टू द पावर आई जेड की वैल्यू क्या होगी? तो e टू द पावर i और z की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास? ये i टाइम्स log 2 माइनस √3। तो ये बन जाएगा। ये इसमें कोई डाउट तो नहीं है। e टू द पावर i को तो एज इट इज़ लिख लिया, और z की वैल्यू जो ये थी ऊपर जो गिवन थी वो z की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दिया, यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू। तो ये i और i का मल्टीप्लाई होगा तो i स्क्वायर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। तो log 2 माइनस √3। अब ये जो माइनस का 1 है, इस -1 को क्या पावर में ला सकते हैं क्या इसकी? ये भी एक प्रॉपर्टी है। ये भी यहाँ पर लिख देता हूँ कि प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है कि log m टू द पावर अगर n है तो n आगे आ जाता है, ये n आगे आ जाएगा, n log m हो जाएगा। तो अगर ये पावर आगे आ जाती है तो ये, अगर ये गिवन है तो ये कर सकते हैं, और अगर ये गिवन है तो ये भी कर सकते हैं कि अगर आगे आ गई है तो पावर में भी जा सकती है। तो ये जो -1 है इसको पावर में ले जाते हैं, तो e टू द पावर log 2 माइनस √3 टू द पावर -1, क्योंकि देखो log m टू द पावर n होगी तो n आगे आ गई -1। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? e टू द पावर log, और बेस में अगर कुछ नहीं दिया तो वो e होता है,
तो ये जो प्रॉपर्टी यहाँ पर दिख रही है इसको देखो ध्यान से कि e की पावर में log हो और सब कुछ वही हो, बेस में भी सेम हो e, तो सिर्फ x बचता है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 माइनस रूट 3 टू द पावर माइनस 1, तो 1/2 माइनस रूट 3 बचेगा। इसको कॉन्जुगेट से रैशनलाइज कर देते हैं। तो जब कॉन्जुगेट से रैशनलाइज करोगे तो ये 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 1। तो e टू द पावर आई जेड की वैल्यू ये आ गई। अब e टू द पावर माइनस आई जेड को पूरा ऐसे ही थोड़ा ना सॉल्व करेंगे, इसको तो डायरेक्ट लिख देंगे e टू द पावर माइनस आई जेड इक्वल टू 1/a टू द पावर आई जेड। तो इसका भी कॉन्जुगेट हो जाएगा, तो 2 प्लस रूट 3 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। इसको जब 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तुम्हारे सामने आ चुका है, शायद दिख भी रहा होगा, e टू द पावर आई जेड प्लस e टू द पावर माइनस आई जेड अपॉन 2। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2, रूट 3 कट हो जाएगा 4/2 तो 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम, क्लियर है बात? यस सर। ओके, तो चलिए एक तो क्वेश्चन ये हो गया इस टाइप का, इम्पॉर्टेंट है, इजी है, खास नहीं है, लेकिन नया है हमारे लिए, तो मे भी थोड़ा सा हो सकता है हमको डाउट हो, तो एक बार और इसको करेंगे और फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो फिर पूछेंगे। लॉग की प्रॉपर्टी जो यूज़ होने वाली थी वो मैंने बता दिया हुआ है, अगर हमने नहीं पढ़ी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी लॉग की प्रॉपर्टी हम रिवाइज करेंगे तब फिर एक बार देख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो नोट कर लिया यहाँ तक आपने। अब देखो, अब एक क्वेश्चन और जेई के प्रीवियस ईयर का है, वो भी देख लेते हैं, इजी है लेकिन वो इससे रिलेटेड नहीं है, इसकी कहानी तो अब ख़त्म है। अब एक क्वेश्चन ऐसे ही लिखते हैं, ये जितना हम पढ़ चुके हैं उसी से रिलेटेड है। इफ़ जेड इक्वल टू 4 प्लस आई रूट 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड क्यूब माइनस 4z स्क्वायर माइनस 9z प्लस 91। इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। z इक्वल टू 4 प्लस आई रूट 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ मैं 2 मिनट का, एक बार ट्राई करें आप और बताएं कैसे सॉल्व होगा। और हाँ, अगर तुम यहाँ पर z की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर रहे हो तो उस तरह मत करना, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन में z टू द पावर 4 दे दूंगा, z टू द पावर 5 दे दूंगा, तो फिर प्रॉब्लम होगी, तो तुम्हें पावर 4 और 5 तो सॉल्व करने में और ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसलिए अगर वो काम कर रहे हो कि z की वैल्यू पुट कर रहे हो तो वो मत करना, वो हमें नहीं करना है। कुछ और सोचते हैं क्या कर सकते हैं, वो काम हमें नहीं करना है। रूट्स फाइंड कर। नहीं, बिल्कुल भी नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे कौन? और हमें तो ये जल्दी से सॉल्व करना है, इसके रूट कैसे फाइंड आउट होंगे। जेड की वैल्यू भी हमें आई के टर्म में गिवन है। वो नहीं आपने सिखाया था ना कि क्यूबिक फॉर्म में इक्वेशन दी हो। बिल्कुल, लेकिन देखो ना यहाँ पे कोई भी जेड की वैल्यू 91 का कोई फैक्टर रख दो, सेटिस्फाई नहीं करेगा, काफ़ी टाइम लगने वाला है, तो वो काम भी हम नहीं करेंगे। हाँ, उससे रिलेटेड कुछ काम है जो इसमें करेंगे, वो अभी मैं बताता हूँ क्या करेंगे। चलो मैं बता देता हूँ एक क्वेश्चन, फिर एक होमवर्क में दूंगा तुम्हें, फिर इसको ट्राई करना। इसको करने का मेथड क्या होता है वो देख लेते हैं। z इक्वल टू 4 प्लस आई रूट 7 गिवन है, तो हम क्या करेंगे, पहले z माइनस 4 इक्वल टू आई रूट 7 ऐसे कर लेते हैं, और फिर i को गायब करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, ताकि ये i हमारा गायब हो सके। तो z माइनस 4 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, तो z स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 16 माइनस 8z, और ये हो जाएगा i स्क्वायर इंटू 7
आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो -7, तो जेड स्क्वायर -8 जेड प्लस 16 और 7 23 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। अब एक मेथड होता है जो हमें यूज़ नहीं करना है, वो ये मेथड है, वो भी मैं याद दिला देता हूँ आपको, कभी फंस जाए आप तो ये करें कि जो ये आया है जेड स्क्वायर -8 जेड प्लस 23, उस पूरे से इसको डिवाइड कर दो जो हमारा क्वेश्चन है, जेड क्यूब -4 जेड स्क्वायर -9 जेड प्लस 91, इसको डिवाइड कर दो और इससे कुछ कोशिएंट आ जाएगा और कुछ रिमाइंडर आ जाएगा। चलो ज़रा बता दो क्या आएगा कोशिएंट रिमाइंडर, इस तरीके से भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर ही देता हूँ। आता है ना डिवीज़न इस तरह से करना, सभी को करो और बताओ इसका क्या होगा। इसको फर्स्ट मेथड कर लेते हैं। पहले हम जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड क्यूब हो जाएगा -8 जेड स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 23 जेड हो जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस करेंगे तो ये कट हो जाएगा, 4 जेड स्क्वायर और माइनस का 32 जेड हो जाएगा और प्लस 91। फिर यहाँ 4 ले लेंगे तो 4 जेड स्क्वायर -8 4 जा 32 जेड और 23 4 जा 92 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस तो ये कट हो गया, ये कट हो गया, तो क्या बचा हमारे पास रिमाइंडर, ये रिमाइंडर -1 बचा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा इसका, जेड क्यूब -4 जेड स्क्वायर -9 जेड प्लस 91। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ये तो तुमने 6, 7, 8 में पढ़ा था इस तरीके से लिखना कि डिविडेंड इंटू कोशिएंट और डिवाइज़र और ये जो रिलेशन होता है और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आई है, ये -1, इसको लिख लेते हैं -1 आई है वैल्यू। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ना, इसको ऐसे रख सकते हैं। और इसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है, इसकी वैल्यू क्या गिवन है 0, तो इससे यहाँ तक का काम तमाम हो गया। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया, -1। तो पहली बात तो आंसर ये हो गया हमारा -1। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, डिवीज़न में कोई प्रॉब्लम, यस और नो? ओके चलिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, नो सर। अब हम क्या करेंगे इसमें, इस तरीके से नहीं सॉल्व करेंगे, इसमें देखते हैं हम कैसे करेंगे। ये तो सब कर लेंगे डिवीज़न वाला, ये हमने पहले बात की हुई थी, इसका सेकंड मेथड लिख लेते हैं जो हमें करना है। हमें क्या इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, जेड क्यूब -4 जेड स्क्वायर -9 जेड प्लस 91, ये इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो हमने क्या किया, पहले हमने जो हमारा 0 मिला उसको उठा लिया और वो कितना था, जेड स्क्वायर -8 जेड प्लस 23। ठीक है, अब देखो ये काम थोड़ा डायरेक्ट वाला है, जो एक लाइन में सीधे आंसर दे देगा। कई लोगों को याद भी आ गया होगा और अगर नहीं याद आया तो मैं याद दिलाता हूँ। हमें इस इक्वेशन में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, ये इक्वेशन बनने लगे, ये इक्वेशन फॉर्म करनी है हमको। तो यहाँ मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूँ कि जेड क्यूब आ जाए, यहाँ मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूँ कि जेड क्यूब आ जाए इस इक्वेशन में। जो इक्वेशन 0 आई थी ये यहाँ पर आई है ना, ये इक्वेशन 0 आई है ऊपर, जेड स्क्वायर -8 जेड प्लस 23, उसी को लेके चल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई कर दूँ कि जेड क्यूब आ जाए। तो अगर मैं जेड का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये देखो बैलेंस हो गई, जेड क्यूब मिल गया, ये बैलेंस हो गई। फिर जेड का जब -8 जेड में मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -8 जेड स्क्वायर, लेकिन हमको तो -4 जेड स्क्वायर चाहिए था और हमारे पास आ गया है -8 जेड स्क्वायर। तो क्या प्लस करना पड़ेगा ताकि -4 जेड स्क्वायर ही बचे। हमारे पास -8 जेड स्क्वायर आ चुका है, लेकिन हमें -4 जेड स्क्वायर चाहिए, तो हमें +4 जेड स्क्वायर लाना पड़ेगा ना। तो 4 जेड स्क्वायर लाने के लिए हमने प्लस करके बैलेंस कर दिया कि भाई अब ये बैलेंस करोगे तो -8 जेड स्क्वायर और +4 जेड स्क्वायर मिला के क्या बन गया, -4 जेड स्क्वायर। अब जेड का मल्टीप्लाई जब 23 में करेंगे तो 23 जेड प्लस का आएगा, लेकिन हमको तो -9 जेड चाहिए और यहाँ पर तो आ गया +23 जेड। तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे, जो +23 जेड आया है वहाँ हमको -9 जेड चाहिए।
तो हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, ताकि माइनस का कुछ बड़ा माइनस करना पड़ेगा। तो 32z बैलेंस कर दिया, तो ये 23z में जब माइनस का 32z करेंगे तो -9z भी बैलेंस हो गया, तीनों बैलेंस हो गए, देखना ध्यान से। और ये हो गया +91। अब ये वाली वैल्यू क्या होने वाली है, इसका तो काम तमाम होने वाला है क्योंकि ये तो ज़ीरो है, तो यहाँ से यहाँ तक का काम ख़त्म। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, 4। तो क्या आ गया, z² -8z और +91। और z² -8z की वैल्यू कितनी है, z² -8z +23 0 है, तो z² -8z की वैल्यू क्या है, -23। तो ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया -23 और +91। तो 23 × 4 करेंगे तो ये 92 और +91, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा। बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आ रही कहानी तो बताइए आप। इसमें हमें क्या करना पड़ता है कि जो इक्वेशन गिवन है कुछ वैसी इक्वेशन बनाने की कोशिश करनी है हमको, जो हमारे पास आया है मेथड जिसके इक्वल में 0 था, उसी से हमको कुछ इक्वेशन ऐसी बनानी है। ये डिवीज़न वाला मेथड हम नहीं करेंगे, और ये जो मैंने अभी बताया ये तो बताने में टाइम लगा है, जब तुम खुद से करोगे तो सिर्फ आधे मिनट में ही सॉल्व हो जाएगा और आंसर तुरंत मिलने वाला है। और उससे भी अगर स्पीड से करोगे तो जल्दी होने वाला है, तो हमें लेकिन यही मेथड अप्लाई करना है। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं, ये लिख लेंगे। ये हो गया सभी का, किसी को डाउट तो नहीं है बच्चों? तो लिख लेते हैं क्वेश्चन और इसका, और ये हमारा SW हो जाएगा, इसको सॉल्व करना है तुम्हें। क्वेश्चन है हमारा, इफ़ z = -1 + i√2, z की वैल्यू -1 + i√2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ z⁴ + 4z³ + 6z² + 4z + 9। इसका आंसर हमें बताना है कि क्या आने वाला है। आंसर भी लिख लेते हैं। इसका आंसर जो है जब चेक करना है, इसको सॉल्व करना, वैसे कुछ लोग अगर चाहें तो अभी सॉल्व करके जल्दी से आंसर बता सकते हैं। आंसर जो है इसका 12 आएगा। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नोट कर लिया सभी ने इसको। अब आ जाते हैं कुछ अलग केसेस में जो हम आगे पढ़ने वाले हैं इसमें। और नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस पढ़ा था उसकी प्रॉपर्टीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं। कई सारी प्रॉपर्टीज़ जो हमारे काम की हैं, जिसका हम यूज़ करेंगे, कई सारे क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे, उन्हीं के बारे में बात करनी है हमको। तो नंबर 1 लिख लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1। और यहाँ पर पहले लेट कर लेते हैं, लेट z1 एंड z2 बी कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट z1 एंड z2 बी कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z1 की वैल्यू है x1 + i(y1) और z2 की वैल्यू है x2 + i(y2). जहाँ z1 z2 की बात चलेगी वहाँ हम ये पुट करेंगे। और अगर z की बात चली, क्योंकि z भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z की जगह पे हम क्या रखेंगे, x + i(y). ठीक है, तो ये z1 और z2 के बारे में आज हम बात करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट लिख लेते हैं। क्या है प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट? प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है कि इफ़ mod z = 0, अगर mod z की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है कि z की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। अगर mod z 0 है तो z भी 0 होगा, तभी उसका mod z 0 आया। और इससे भी हम बता सकते हैं कि
इसका रियल पार्ट भी क्या होगा 0 और इमेजनरी पार्ट भी क्या होगा 0। मतलब अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है 0, तो ये पक्की बात है कि उसका रियल पार्ट भी 0 होगा। सीधी सी बात है भी कि अगर z इक्वल टू करोगे तो x प्लस आई वाई 0 आएगा, तो x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। तो ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। इफ़, अच्छा एक बात ये बताओ कि अगर मॉड z की वैल्यू 0 है तो z 0 है, ये तो बात क्लियर है। अगर हम चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसका अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी 0 होगा, तो ये भी तो अंडर रूट के साथ होगा, लेकिन अंडर रूट हटा देंगे तब भी 0 होगा। और दो पॉजिटिव नंबर का सम कब 0 होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम कई बार बात कर चुके हैं, कई जगह यूज़ भी हमने किया हुआ है कि अगर दो पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर का सम 0 है तो इसका मतलब उनकी अलग अलग वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी। ये केवल एक ही कंडीशन पॉसिबल है, बाकी कोई कंडीशन ऐसी है ही नहीं, क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर का सम हमेशा तो वो 0 होगा ही नहीं। वो सिर्फ एक ही केस में 0 है जब वो दोनों 0 हो, क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर कभी 0 हो ही नहीं सकते, उनकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी आने वाली है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी लिखते हैं। क्या है सेकेंड प्रॉपर्टी में ये है कि मॉड जेड की बात करो या मॉड जेड बार की बात करो या माइनस के मॉड जेड की बात करो या माइनस के मॉड जेड बार की बात करो, ये चारों सेम होते हैं। क्या किसी को याद है कि हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, मॉड जेड यस सर कहा था। हाँ, तो ये कब, इसको अगर कोई प्रूफ करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जेड की वैल्यू हमारे पास क्या है एक्स प्लस आई वाई है। तो मॉड जेड कितना आने वाला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर जेड बार निकालोगे तो क्या आएगा एक्स माइनस आई वाई, उसका भी जेड बार निकालोगे मॉड के अंदर तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर और माइनस वाई का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा। सिमिलरली माइनस का जेड होगा तो माइनस एक्स माइनस आई वाई हो जाएगा, इसका भी मॉड निकालेंगे तो क्या आएगा अंडर रूट माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस अंडर रूट माइनस वाई का स्क्वायर। तो ये भी वही सेम आने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और फोर्थ में माइनस का जेड बार है तो माइनस एक्स प्लस आई वाई है, तो इसका भी जेड बार भी कितना आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये ध्यान रखेंगे, इसका कई जगह हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन जब अभी करेंगे, तो उसमें मैं डायरेक्ट रख दूंगा कि मॉड जेड की जगह पे मॉड जेड बार या माइनस मॉड जेड या माइनस मॉड जेड बार, तो कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि हमें ये पता चल चुका है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। प्रॉपर्टी नंबर 3 देख लेते हैं क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 3 में हमको ये बताया जाता है कि भाई जो रियल पार्ट ऑफ जेड है उसकी वैल्यू कभी भी मॉड जेड से ज़्यादा नहीं हो सकती है, माइनस मॉड जेड से प्लस मॉड जेड के मिड में आएगी। और जो इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड है उसकी वैल्यू भी कभी भी माइनस मॉड जेड से प्लस मॉड जेड के बीच में ही रहने वाली है, कभी ज़्यादा नहीं आने वाली है। जैसे अगर हमारा जेड इक्वल टू 3 + 4 आई है तो मॉड जेड कितना आएगा 5 आएगा, और जो रियल पार्ट ऑफ जेड है वो कितना होगा 3, और जो इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड है वो कितना होगा 4। तो देखो ना यहाँ पे माइनस के 5 से +5 के बीच में है कि नहीं है ये, और ये भी -5 से +5 के मिड में ही है। तो ये भी बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी है। अभी आते हैं कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज़ में जो यूज़ होंगी और जिन पे बेस क्वेश्चन जेई में पूछे गए हैं। तो ये भी इजी है, समझ में आ गई होगी सबको कि रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड कभी भी मॉड जेड से बड़ा नहीं हो सकता है। ओके, उसके बाद एक प्रॉपर्टी है जेड इंटू जेड बार, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। जेड इंटू जेड बार मॉड जेड स्क्वायर, याद है किसी को जेड इंटू जेड बार मॉड जेड स्क्वायर? यस सर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कई जगह यूज़ होगी ये। जेड की वैल्यू एक्स प्लस आई वाई है, जेड बार की वैल्यू एक्स माइनस आई वाई है, तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू खुद -1 होती है, तो इसलिए ये मॉड जेड स्क्वायर। तो ये इसके प्रूफ हो गए कि जेड जेड बार मॉड जेड स्क्वायर होता है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब जो नई है प्रॉपर्टी वो भी इजी है, वो भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 में ये बताया गया कि अगर Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं,
उनका मॉडुलस किया जाए तो वो उनके अलग अलग मॉडुलस के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब इसको एक और मेथड से मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। अभी तो पहले जनरल एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि z इक्वल टू अगर हमारे पास 1+i है और z2 इक्वल टू 3+4i है, तो z1 और z2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? ये हो जाएगा 1+i और ये हो जाएगा 3+4i। तो मल्टीप्लाई जरा कर दो, रियल का रियल के साथ तो 3 आएगा और 4i² का मतलब -4 आएगा, और इमेजनरी पार्ट कितना आने वाला है? एक तो 3i आएगा और एक 4i, यानी ये आ गया 7i। ये सबको पता है ना, जो डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ कैसे करते हैं, सबको बता चुका हूँ। अच्छा, ये 7 ही आएगा क्योंकि i तो मैंने बाहर ही लिख दिया है। तो -1+7i। तो z1 z2 का मॉडुलस कितना आने वाला है? √1+7 का स्क्वायर 49 + 1 50, और 50 का अंडर रूट क्या होता है? 5√2। अब जरा इसका मॉड z1 कितना आएगा ये भी देख लेते हैं। मॉडुलस ऑफ z1 आएगा √2, ये देखो ना इसका आएगा कि नहीं। और मॉडुलस ऑफ z2 कितना आएगा? मॉडुलस ऑफ z2 जो आएगा वो आएगा 5। तो z1 मॉडुलस ऑफ z1 इंटू मॉडुलस ऑफ z2 क्या आने वाला है? 5√2। बात क्लियर हो रही है? तो यहाँ से हमको समझ में आ गया ना कि मॉडुलस ऑफ z1 इंटू मॉडुलस ऑफ z2 हो जाएगा। इसको जनरलाइज कर देते हैं, ज़रा इसको जनरलाइज कर देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ इतने से ही काम नहीं चलने वाला है। एक अच्छा सा क्वेश्चन है जेई में, वो पूछा गया, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे कि अगर हमारे पास इसको जनरलाइज कर लेते हैं, जनरलाइज का मतलब है कि बहुत सारे नंबर ले लेते हैं, z1 z2 z3 से लेके zn तक बहुत सारे प्रोडक्ट में नंबर है। तो इनका जो होता है वो मॉडुलस ऑफ z1 मॉडुलस ऑफ z2 मॉडुलस ऑफ z3 से लेके मॉडुलस ऑफ zn तक होगा। इस बात का खास ध्यान हमें रखना है कि बहुत सारे नंबर का भी अगर प्रोडक्ट आता है तो वो उनके अलग अलग उनके प्रोडक्ट के इक्वल हो जाने वाला है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया, वो मैं आपको देता हूँ, और कोशिश करिए आप में से कई लोग कर लेंगे उसको, बल्कि सभी लोग कर लेंगे। एक बार ट्राई करते हैं क्या क्वेश्चन था वो। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 करके। इफ़ 1+i, क्वेश्चन है हमारा, इफ 1+i इंटू 1+2i इंटू 1+3i अप टू डैश डैश 1+ni इक्वल टू x+iy, ये गिवन है। देन हमको वैल्यू जो है वो बतानी है टू इंटू 5 इंटू 10 इंटू मल्टीप्लाई में है 1+n²। इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। ए ऑप्शन है x² - y², x² + y², √x² + y², और डी है नन। तो एक बार आप चेक करें और इसका आंसर बताएं क्या आएगा। कोई आइडिया हो रहा किसी को कि मैं सॉल्व करूं फिर? नो आइडिया।
देखो मैं बताता हूँ, नो प्रॉब्लम। अच्छा ये बताओ, वन प्लस आई का जो है, ये जो वन प्लस आई लिखा हुआ है, ये वन प्लस आई, इसका मॉडुलस कितना होगा? वन प्लस आई का मॉडुलस क्या होगा? √2। तो ये देखो टू दिख रहा है यहाँ पे कि नहीं दिख रहा है? नीचे देखो टू दिख रहा है। वन प्लस टू आई का मॉडुलस क्या होगा? √5। 5 दिख रहा है। फिर तीसरे वाले का √10 होगा, 10 दिख रहा है। अब भी कहानी नहीं समझ में आ रही कि वन प्लस एन आई है, इसका वन प्लस एन स्क्वायर दिख रहा है। क्या करना पड़ेगा? जो इक्वेशन हमें गिवन है उसका हम क्या करना पड़ेगा हमको? ये वन प्लस आई है, वन प्लस टू आई है, वन प्लस थ्री आई से लेके वन प्लस एन आई है। तो आंसर दिख गया होगा कि अभी भी नहीं दिखा? टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, बोथ साइड हमने मॉडुलस ले लिया, ये मॉडुलस इधर ले लिया और एक मॉडुलस इधर ले लिया। और ये प्रॉपर्टी भी ऊपर अभी हमको दिख रही है, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 से लेके Zn तक अगर मल्टीप्लाई होता है तो ये लिखी हुई है प्रॉपर्टी कि उनका आपस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है। ये लिखी है ना प्रॉपर्टी, ये देखो ना, जनरलाइज वे में लिखी हुई है कि उनके अलग अलग प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है। तो वन प्लस आई का मॉडुलस, वन प्लस टू आई का मॉडुलस, वन प्लस थ्री आई का मॉडुलस से लेके वन प्लस एन आई का मॉडुलस इक्वल टू क्या हो जाएगा? इधर तो लिखा ही हुआ है एक्स प्लस आई वाई का मॉडुलस। बस अब मॉडुलस लगा दो, यहाँ पे √2 आ जाएगा, यहाँ √5 आ जाएगा, यहाँ √10 आ जाएगा और ये सारे मल्टीप्लाई में है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? √1 प्लस एन स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा? √x² प्लस वाई स्क्वायर। तो ये IIT JEE के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस में पूछा गया है, इजी है, NCERT में भी मिलेगा तुमको इस टाइप का, खास ध्यान रखना इस प्रॉपर्टी का। तो बस जैसे ही हम यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे आ जाएगी कि नहीं वैल्यू? 2 इंटू 5 इंटू 10 से लेके कहाँ तक हो जाएगी? 1 प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू x² प्लस वाई स्क्वायर। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर स्क्वायरिंग नहीं की गई है। बी में x² प्लस वाई स्क्वायर है। ओके, है कोई प्रॉब्लम इसमें अभी भी किसी को? तो बोलो बच्चों, यस और नो। √8 प्लस आई टू द पावर 50 इक्वल टू 3 टू द पावर 49 a प्लस आई बी। देन a² प्लस b² की वैल्यू बतानी है क्या होगी? देन a² प्लस b² इक्वल टू व्हाट? a² प्लस b² की वैल्यू बताओ। ऑप्शन यहाँ पर गिवन है 3, 6, 9 और 12। ये चार ऑप्शन है, बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। 9। ओके गुड, करेक्ट है। बाकी लोगों को नहीं समझ में आया? अरे भाई a² प्लस b² चाहिए, a प्लस आई भी हमारे सामने है और a² प्लस b² हमें फाइंड आउट करना है। क्या करना पड़ेगा? अरे मॉड लेना पड़ेगा, टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड। जैसे ही हम मॉड ले लेंगे आंसर आ जाएगा हमारा। 2 लाइन का कैलकुलेशन है। मॉड के अंदर √8 प्लस आई होल पावर 50 इक्वल टू 3 टू द पावर 49 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ हो जाएगा अच्छा मॉड में रख रहे हैं तो चलो मॉड ही ले लेते हैं पहले। यहाँ पर मॉड ऑफ a प्लस आई बी
ए प्लस आई बी का मॉडुलस तो पता ही है, इसका कितना हो जाएगा, अंडर रूट 8 का 8 हो जाएगा, 8 प्लस 1 9, और वो भी अंडर रूट के अंदर, तो 9 का मतलब हो गया 3, यही हुआ ना इसका मतलब, 9 टू द पावर 50 हो गया ना। और यहाँ पर हो जाएगा 9 को, चलो हम ऐसे या एक काम करते हैं 9 ही रहने देते हैं, अंडर रूट 9 टू द पावर 50 इक्वल टू 3 टू द पावर 49, और ये अंडर रूट में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायरिंग भी कर दो साथ में, स्क्वायरिंग करोगे तो 9 टू द पावर 50 हो जाएगा, 3 टू द पावर ये 98 होने वाला है, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस, यही होगा क्या, अच्छा यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो 100 हो जाएगा ना, ये हो गया 9 टू द पावर 100, ये 3 टू द पावर 98, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हाँ बेटा बोलो, रूट 9 कोई 3 लिख दे तो नहीं चलेगा? चलेगा 3 बिल्कुल, रेज़ टू अरे 50 बिल्कुल चलेगा, लिख देता हूँ वही, चलो क्यों अंडर रूट करना, कोई ये लो बिल्कुल तुम्हारी बात मान लेते हैं, 3 टू द पावर 50 हो गया, और ये 3 टू द पावर 49 हो गया, और ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये इससे कट हो गया, 3 आ गया यहाँ पर, तो स्क्वायरिंग कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई, बिल्कुल सही बात है। बोलो प्रॉब्लम, क्लियर है बात। एक और इजी सा है और इम्पोर्टेंट सा है, जेई का ही क्वेश्चन है, वो भी लिख लेते हैं। इफ़ एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू, अंडर रूट के अंदर है ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी, देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू बतानी है, क्या आने वाली है। ऑप्शन यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ए ऑप्शन में गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट में, बी ऑप्शन में सेम है, अंडर रूट हटा हुआ है, सी ऑप्शन में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और डी में है नन। एक लाइन का सम है, ये भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे एक ही लाइन में आंसर। सर ए ऑप्शन है, चेक कर लिया, गड़बड़ है, चेक करो फिर से। क्या आ रहा है, ए आ रहा है कि बी आएगा भाई, सॉल्व किया जाए, नहीं समझ में आ रहा, चलो कर लेते हैं। हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मॉडुलस चाहिए, तो मॉडुलस करेंगे तो क्या आने वाला है यहाँ पे, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए प्लस आई बी अपॉन मॉडुलस ऑफ सी प्लस आई डी। मॉडुलस को लेके अंदर चले गए, अब यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, अंडर रूट तो एक लगा ही हुआ है, लेकिन एक और अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट के अंदर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये अंडर रूट स्क्वायरिंग करने के बाद ये कट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और फिर इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का, अंडर रूट तो था ही, तो स्क्वायरिंग करने से अंडर रूट गायब, तो ये आ गई वैल्यू, तो इसका मतलब जो हमारा बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बच्चों? ओके, कई लोगों ने बी ऑप्शन दे दिया था पहले ही। ओके ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम पे बाकी काम करेंगे।
एक काम ये ज़रूर आपको करना है कि ये जितने भी प्रॉपर्टीज़ है मॉडुलस की, अभी तो हमने 4-5 लिखी हैं, अभी हम 10-15 प्रॉपर्टी और लिखने वाले हैं, और उसके बाद उससे बेस क्वेश्चन करेंगे। तो जो पुरानी चीज़ें हैं वो ज़रूर लर्न करें आप, पुराना जो भी टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं पहले का, उसको ज़रूर याद करना है। ओके, चलिए फिर, ओके, बाय बाय।